we bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice, and Sakhi One Stop Center scheme. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice. घरेलू हिंसा का अधिनियम है, डीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे फोकस कई ज़्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनेटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है। बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रो बोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके। तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है, या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके।
जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउस होल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. सखी वन स्टॉप सेंटर सेंट्रल मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसके ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही आती है, उनकी देखरेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो, अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं। ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पहले 5 दिन का शेल्टर मिलता था, परंतु अभी बढ़ाकर ये शेल्टर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं। साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है तो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में। कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं। उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेते हैं गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। मैंने मैप में एनजीओ के साथ में या फिर हमारे जो लोकल एनजीओज वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है। कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम जब ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती है। तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए। जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है। नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट में, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today